Assalamu alaikum dear friends. Welcome back to our YouTube channel J&K Ideal Academy. So friends, we have discussed about fundamental rights and the formation of Indian Constitution, and we have discussed about the directive principles of state policy. तो वो वाला सेक्शन जो है वो हमने कंप्लीट किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, लेकिन थोड़ा सा इसमें बचा है अभी। तो आज का जो लेक्चर है वो हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में डिलीवर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मुझे बोलनी है आप लोगों को रिलेटेड टू द अमेंडमेंट्स इन रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. So friends, before starting I would like to request once again that those friends who are new to the channel, they must subscribe our YouTube channel and press the bell icon to follow our channel regularly. And I had talked about our J&K GK ebook, and inshallah we are going to launch it very soon. Tomorrow or day after tomorrow it will be launched. और हमने ऑलरेडी जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन जो हमने पढ़ाया है उसके लिए ई बुक प्रिपेयर की है. आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो बुक आप ले सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है हमारा वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसके साथ ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे. 42nd अमेंडमेंट एक्ट. तो पहला जो रिलेटेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो है 42nd अमेंडमेंट. ये अमेंडमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है, और इस अमेंडमेंट को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट एडेड मेनी थिंग्स इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसने बहुत सारी चेंजेस लाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. तो ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, इसकी वजह से 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड हुए टू द लिस्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड दे आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 48A. ये हमने ऊपर पढ़ा है पहले, इससे पहले के लेक्चर्स में ये आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं. 39, 39A, 43A, 48A, ये सारे आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं. यू कैन रेफर बैक टू द वीडियो लेक्चर एंड यू कैन वॉच देयर. तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये इंसर्ट किए गए ड्यू टू द 42nd अमेंडमेंट. इसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट. दिस वॉज पास्ड इन 1978. 44th अमेंडमेंट ये वाला जो है ये 42nd ये 1976 में हुआ. ये 44th अमेंडमेंट जो है 1978 में हुआ, और इसके ज़रिए से आर्टिकल 38(2) कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, एंड दिस आर्टिकल इज आल्सो रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सिमिलरली 86th अमेंडमेंट एक्ट. This is also a very important amendment act, and you can easily recognize this amendment act. This is also related to the fundamental duties because of this act, because of this amendment, the fundamental duty, 11th fundamental duty, we can say that it is the duty of every parent to impart education, elementary education to their children from the age of 6 to 14 years. तो 86th amendment से यहाँ पे आर्टिकल 45 जो है, it changed the subject of article 45 in the directive principles of state policy and brought it within the ambit of fundamental rights. अभी तक 86th amendment act जो है ये 2002 में पास हुआ, तो 2002 तक आर्टिकल 45 जो था ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी था. एजुकेशन देना बच्चों को फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, लेकिन ये इसका कंसेप्ट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से चेंज होके फंडामेंटल राइट्स में इसको जगह दी गई, और ये आर्टिकल 21A में इसको इंसर्ट किया गया. ये हमने पार्ट 3 में पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A. सो दिस आर्टिकल 21A वाज ब्रॉट फ्रॉम आर्टिकल 45 व्हिच वाज अर्लियर अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड दिस वाज डन बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. 97th Amendment Act. This is also very important related to the directive principles of state policy, and it was passed in 2011, and it inserted article 43B in the list of directive principles of state policy. तो ये हैं friends कुछ amendments जो related हैं directive principles of state policy के साथ, और इन्होंने नए DPSPs इंसर्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, और कुछ का सब्जेक्ट जो है वो चेंज किया. तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द होल कंसेप्ट ऑफ
directive principles of state policy. And now we will move towards the 73rd Constitutional Amendment Act, which is also very, very important topic in the Indian polity. So here we go, friends, about the 73rd Constitutional Amendment Act. And this is a very important amendment act as far as the Panchayati Raj institutions are concerned. तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है ये इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया में इन 1957 अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू. And the first Panchayati Raj institution, which is a local self-government body, it was introduced in the state of Rajasthan, in the Nagaur district of Rajasthan, and it was inaugurated by the then Prime Minister of India, in fact the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. तो जब इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए, तब इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन नहीं थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था. ठीक है. So we can say that they were extra constitutional bodies at that time in 1957. They were not constitutional bodies, but they were extra constitutional bodies. And the first attempt which was made to constitutionalize these Panchayati Raj institutions, it was made by the Rajiv Gandhi government. तो पहला जो अटेम्प्ट है, पहली जो कोशिश है इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की, इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की, इनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करने की, वो कोशिश की राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इन 1989, जब इन्होंने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस की. लेकिन लोकसभा में तो ये बिल पास हुई, लेकिन राज्यसभा ने इस बिल को ड्रॉप कर दिया. तो इस वजह से ये बिल पास नहीं हो सकी और इसलिए 1989 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिल सका. सिमिलरली इन 1989 अगेन नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, it announced that it would take steps to strengthen these पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. अगेन नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने वीपी सिंह की गवर्नमेंट के अंडर 1989 में एक बार फिर कोशिश की इनको स्ट्रेंथन करने की. ठीक है. लेकिन ये गवर्नमेंट फिर ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, तो ये अटेम्प्ट भी फेल हुआ. इन जून 1990 a two-day conference of state chief ministers under the chairmanship of VP Singh. ठीक है. वीपी सिंह के अंडर ही 1990 में चीफ मिनिस्टर्स की, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वीपी सिंह, और इस मीटिंग में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की बात की गई. ठीक है. अगेन वी कैन सी दैट द कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी. तो इस टाइम भी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनकी बात हुई. ठीक है. तो हम देखते आ रहे हैं कि 1989 से लेके आगे 1989 में पहला अटेम्प्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की, स्ट्रेंथन करने की इन पंचायती राज बॉडीज़ को. तो ये सिलसिला चलता रहा 1991 तक अंडर पीवी नरसिम्हा राव. इन्होंने भी इसके बारे में बात की. तो इसी गवर्नमेंट के दौरान, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के दौरान, सितंबर 1991 में लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हुई रिलेटेड टू द constitutionalization of Panchayati Raj institutions. This bill finally emerged as the 73rd Constitutional Amendment Act 1992 and it came into effect on 24th of April 1993. तो ये जो 73rd Constitutional Amendment Act है, एक्चुअली ये एक बिल इंट्रोड्यूस की गई थी पार्लियामेंट में सितंबर 1991 में अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव. इनकी गवर्नमेंट थी उस टाइम. ठीक है. तो जब ये बिल पास हुई 1992 में,
लेटर ऑन इसको इफेक्ट मिला, इट केम इनटू फोर्स ऑन 24th of April 1993. So we can say that the 73rd Constitutional Amendment Act, it is in force in India since 24th of April 1993. 73rd Amendment Act of 1992, it was passed in 1992 and it came into force on 24th of April 1993. And this Constitutional Amendment Act, it added a new part into the Constitution of India. इससे पहले भी कुछ पार्ट्स थे. पार्ट 9 इसने इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और इस पार्ट को कहा जाता है द पंचायत्स. दिस पार्ट इज टाइटल्ड एज द पंचायत्स. ठीक है, तो इस 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने पार्ट 9th ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और इस पार्ट को टाइटल दिया गया है द पंचायत्स. एंड दिस पार्ट कंसिस्ट्स ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम 243 to 243Q. और इस एक्ट ने और एक काम भी किया कि इसने 11th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया. तो अभी तक 10 शेड्यूल्स थे, इसने 11th शेड्यूल भी इंट्रोड्यूस किया. द एक्ट हैज़ गिवन अ प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, हमने गांधीयन प्रिंसिपल्स में पढ़ा था आर्टिकल 40 दैट द स्टेट शुड स्ट्राइव फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. तो इस गांधी के ख्वाब को पूरा करने के लिए आर्टिकल 40 को एक प्रैक्टिकल शेप देने के लिए इस एक्ट को पास किया गया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट को, और इस एक्ट ने इसको एक प्रैक्टिकल शेप दी. इस एक्ट ने इस आर्टिकल में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात की थी उसको एक प्रैक्टिकल शेप दी. एंड द एक्ट गिव्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. सो वी कैन से दैट before the 73rd Amendment Act, there was not a single article related to the Panchayati Raj institutions. In fact, there was Article 40, but ये एक नॉन जस्टिसेबल पार्ट था. ठीक है, ये एक नॉन जस्टिसेबल आर्टिकल था. तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कोई नहीं था इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए. ठीक है, तो फिर जब इस 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल्स 243 to 243O ये आर्टिकल्स ऐड किए, तो तब जाके इन पंचायती राज बॉडीज़ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला. ठीक है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, दे आर ऑल्सो अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू अडॉप्ट द न्यू पंचायती राज सिस्टम. ठीक है, जो पंचायती राज सिस्टम 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है, स्टेट्स को भी ये लाजमी बनता है कि वो भी इसी हिसाब से अपने अपने स्टेट्स में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, हर किसी स्टेट के लिए एप्लीकेबल है ये. तो हर किसी स्टेट पर ये मैंडेटरी बनता है कि इस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो किया जाए. एंड neither the formation of panchayats nor the holding of elections at regular intervals depends on the will of the state government. ठीक है, तो पंचायत neither the formation of panchayats, पंचायत को बनाना, इनके लिए इलेक्शंस हेल्ड करना, ये स्टेट के लिए इसमें फ्री विल नहीं है. इसके बाद बात करेंगे अबाउट द सैलेंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. वो तो पहले इंट्रोडक्शन थी, अब ये फीचर्स जो हैं यही सब कुछ है इस एक्ट के लिए. ये फीचर्स हमको समझने बहुत ज़रूरी है. सबसे पहला फीचर जो है 3 टायर्स ऑफ पंचायती राज. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है इनके 3 टायर्स हैं. अकॉर्डिंग टू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट दे हैव 3 टायर्स. ठीक है, पार्ट 9th में अगर हम देखेंगे, पार्ट 9th प्रोवाइड्स फॉर ए 3 टायर पंचायत सिस्टम. ठीक है, 3 टायर वाला पंचायत सिस्टम which would be constituted in every state at village level, intermediate level and district level. देखिए, 3 टायर्स हैं इसके, 3 स्टेप्स पे इसको बनाया गया है. एक विलेज लेवल पे एक बॉडी है, इंटरमीडिएट लेवल मीन्स ब्लॉक लेवल पे एक बॉडी है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बॉडी है. ठीक है, एंड दिस प्रोविजन ब्रॉट द यूनिफॉर्मिटी इन द पंचायती राज स्ट्रक्चर इन इंडिया. देखिए, इस प्रोविजन से क्या हुआ, जब पूरे देश में, पूरे नेशन में 3 टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, तो इससे एक यूनिफॉर्मिटी आई. क्योंकि इससे पहले क्या होता था, कहीं पे 2 ही टायर्स होते थे, कहीं पे 4 टायर्स होते थे. तो इससे एक यूनिफॉर्मिटी आई थ्रू आउट इंडिया इस पंचायती राज सिस्टम में. ठीक है, बट दो स्टेट्स which are having population below 20 lakh,
they are given an option to not have the intermediate level. They can skip this level. देखिए, ये 3 टायर वाला सिस्टम जो है ये उन स्टेट्स के लिए है जिनके पास मोर देन 20 लाख पॉपुलेशन होगी. अब वो स्टेट्स जिनके पास बिलो 20 लाख पॉपुलेशन होगी उनके लिए ये ऑप्शनल है कि वो इंटरमीडिएट लेवल पे जो है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति जिसको बोलते हैं, वो बनाए या ना बनाए, उनके लिए ऑप्शनल रहेगा. ठीक है, सो दे कैन स्किप दिस स्टेप. ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट लेवल है वो स्किप कर सकते हैं. ठीक, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ दीज 3 लेवल्स आर इलेक्टेड. अब जो ये तीनों लेवल्स हैं, चाहे वो विलेज लेवल पे जो ग्राम सभा होता है, पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ठीक है, तो ये तीनों लेवल के मेंबर्स जो होते हैं, ऑल ऑफ देम आर इलेक्टेड. ठीक है, और इसके अलावा जो चेयरपर्सन होता है पंचायत का एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट द इलेक्टेड मेंबर्स. ठीक है, देखिए, जो इंटरमीडिएट लेवल पे है जिला पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जिला परिषद, तो इनके चेयरपर्सन जो हैं वो उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है उन्हीं मेंबर्स में से जो मेंबर्स इन बॉडीज के लिए इलेक्ट हुए हैं. ठीक है, देखिए, फॉर एग्जांपल जब हम लोकसभा की बात करते हैं, स्पीकर की बात करते हैं, लोकसभा स्पीकर की बात करते हैं, तो वो एक उनमें से ही जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा होते हैं उनमें ही से वो अपने ही मेंबर्स में से इलेक्ट करके इलेक्शंस करके वो उसको इलेक्ट करते हैं. ठीक है, इसी तरह से जब हम पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इनकी बात करते हैं, तो इनके जो चेयरपर्सन होते हैं एट इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो चेयरपर्सन अपने ही इलेक्टेड मेंबर्स में से इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्टली. ठीक है, तो ये यहाँ पे समझाया गया है. बट एट द विलेज लेवल, अगर हम विलेज लेवल की फिर बात करें, तो द इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत, दैट इज द सरपंच. यहाँ पे विलेज लेवल में सरपंच होता है पंचायत का चेयरपर्सन. हिज इलेक्शन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट इन इट्स पंचायत राज एक्ट. ये स्टेट पे डिपेंड करता है. ठीक है, स्टेट के पंचायती राज एक्ट में जो दिया गया होगा प्रोसीजर, चाहे वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, उसी हिसाब से अपने अपने स्टेट में उसको इलेक्ट किया जाएगा. ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे अमंग द मेंबर्स हु आर इलेक्टेड फॉर दीज 2 लेवल्स. ठीक है, इसके बाद बात करेंगे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत. तो सीट्स रिजर्व होती हैं, किन के लिए रिजर्व होती हैं? एससीज के लिए रिजर्व होती हैं, एसटीज के लिए रिजर्व होती हैं. ठीक है, एट एवरी लेवल ऑफ पंचायत, तीनों लेवल्स जो हैं, तीनों लेवल्स पे एससीज और एसटीज के लिए अपनी अपनी सीट्स रिजर्व होती हैं. ठीक है, और ये सीट्स किस तरीके से रिजर्व की जाती हैं? इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर विलेज लेवल पे एससीज और एसटीज की पॉपुलेशन 10% है, तो इनकी सीट्स भी 10% रिजर्व होंगी. ठीक है, सो इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, जितनी इनकी पॉपुलेशन की प्रपोर्शन होगी, परसेंटेज होगी, उतनी ही परसेंटेज इनके लिए रिजर्व की जाएगी पंचायत सीट्स में. ठीक है, तो इनके लिए रिजर्वेशन होती है. एंड आउट ऑफ द रिजर्व सीट्स 1/3 हैव टू बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन. ठीक है, वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन होती है, 1/3 रिजर्वेशन होती है वुमेन के लिए, एससीज और एसटीज के. ठीक है, जो एससीज और एसटीज की वुमेन होती है, देखिए क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर 10% टोटल पॉपुलेशन है एससीज और एसटीज की, ठीक है, वो 10% सीट्स रिजर्व की जाएंगी पंचायती राज बॉडीज में इन एससीज और एसटीज के लिए. लेकिन ये जो 10% हमने रिजर्व रखी है, ठीक है, इस 10% के 3% वुमेन के लिए, एससीज और एसटीज के वुमेन के लिए रखे जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने बोला, फॉर एग्जांपल एक विलेज की पॉपुलेशन है 1000 में से 10% एससीज और एसटीज की पॉपुलेशन है, मीन्स वो हो गया 100 है पॉपुलेशन और एससीज और एसटीज की. ठीक है, तो उसका ये जो 10% है उनकी पॉपुलेशन, उसमें से रिजर्व की जाएंगी सीट्स इन प्रपोर्शन, यानी उसमें से 10% सीट्स भी रिजर्व की जाएंगी, यानी 10 सीट्स रिजर्व होंगी एससीज और एसटीज के लिए. ठीक है, लेकिन उन 10 में से 1/3 मीन्स 3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होंगी.
ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है। एंड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस 1/3 हैव टू बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। अब जो सीट्स डायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए से फिल की जाएंगी उनमें से भी 3% 1/3 33% रिजर्व फॉर वुमेन होती हैं। एंड देयर हैज बीन एन अमेंडमेंट बिल पेंडिंग दैट सीक्स टू इंक्रीज द रिजर्वेशन फॉर वुमेन टू 50%। अब एक बिल इंट्रोड्यूस की गई है जो रिजर्वेशन ऑफ वुमेन 50% तक इंक्रीज कराना चाहती है, ठीक है। तो अभी तो पास नहीं हुई है, जब पास होगी तो फिर इसमें एनहेंसमेंट होगी। इसके बाद हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स। इनकी ड्यूरेशन क्या होती है? देखिए 5 ईयर्स इनकी यूजुअली टर्म होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, पंचायती राज बॉडीज की, ठीक है। एंड इलेक्शंस मस्ट टेक प्लेस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, यानी जो 5 साल की टर्म है उससे पहले ही इलेक्शंस हो जाने चाहिए ताकि इसमें कोई गैप ना आए, यानी जो पंचायती राज बॉडीज़ हैं वो कंटिन्यूसली एडमिनिस्टर कर सकें, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या हो सकता है? द पंचायत में बी डिजॉल्व्ड अर्लियर ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट लेजिस्लेशंस। जो स्टेट में लॉज होंगी उनके अकॉर्डिंग इस पंचायत को डिजॉल्व किया जा सकता है, अर्लियर डिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो यूजुअली तो 5 साल की टर्म होती है पंचायत की, ठीक है। और अगर 5 साल कंप्लीट होते हैं तो 5 साल होने से पहले ही इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। अब अगर 5 साल नहीं हुए तो उससे पहले डिसॉल्व किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट लेजिस्लेशंस, ठीक है। तो इस सिलसिले में क्या होगा? अगर 5 साल से पहले ही डिसॉल्व किया गया तो फिर विद इन 6 मंथ्स है बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स ऑफ द डिसोल्यूशन, ठीक है। तो विद इन 6 मंथ्स इलेक्शंस होने चाहिए कंडक्ट फॉर द पंचायत्स, ठीक है। तो अगर पंचायत डिसॉल्व होते हैं तो डिसॉल्व होने के बाद विद इन 6 मंथ्स इसके लिए फिर से इलेक्शंस हो जाने चाहिए। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, इसके बारे में आर्टिकल 243F बात करता है। इट मेक्स प्रोविजंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ पंचायत्स। एज पर दिस आर्टिकल क्या कहता है ये आर्टिकल अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन? एनी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बिकम एन MLA, जो भी पर्सन MLA बनने की सलाहियत रखता है वो पर्सन पंचायत का भी मेंबर बन सकता है। लेकिन एक फ़र्क है यहाँ पर, MLA बनने के लिए 25 ईयर्स एज, ठीक है, 25 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, 25 साल। लेकिन पंचायत का मेंबर बनने के लिए ओनली 21 ईयर्स, ये फ़र्क है, ठीक है। अदरवाइज बाकी जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी मेंबर बन सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली का एट द एज ऑफ 25 ईयर्स बन सकता है वो, या बाकी जो भी क्वालिफिकेशंस है वही क्वालिफिकेशंस यहाँ पर भी है मेंबर ऑफ पंचायत बनने के लिए। लेकिन एज की डिफरेंस है, MLA बनने के लिए 25 साल ज़रूरी है और मेंबर ऑफ पंचायत बनने के लिए 21 ईयर्स। दिस इज़ अ मैंडेटरी एज क्राइटेरिया in order to become a member of panchayats, and the disqualification criteria are to be decided by the state legislature by law। तो disqualification किस तरीके से होगी इनकी, कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे फ्रॉम मेंबरशिप, वो स्टेट की लॉ पे डिपेंड करता है। इसके बाद फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। दिस article that this amendment act 73rd amendment act, it also provides for a finance commission that every state should constitute a finance commission, appoint a finance commission after every 5 years, ठीक है। हर 5 साल के बाद हर किसी स्टेट को एक फाइनेंस कमीशन बनाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। और इसका काम क्या होगा इस फाइनेंस कमीशन का? इट विल रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत्स, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है पंचायत्स का, इनकी इनकम कितनी है, ये इनकम किस पे खर्च करते हैं, किस चीज़ पे खर्च करते हैं, तो ये पूरा सिस्टम जो है ये रिव्यू करेगा फाइनेंस कमीशन और ये रिकमेंडेशंस करेगा इन चीज़ों के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस विच आर लेविड बाय द स्टेट विच इज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन द पंचायत्स, ठीक है। तो स्टेट जो टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस कलेक्ट करता है, लेवी करता है और फिर कलेक्ट भी करता है, और ये जो डिवाइड करने होते हैं पंचायत्स के अमंग, तो इन चीज़ों के बारे में रिकमेंडेशंस कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन। एलोकेशन ऑफ प्रोसीड्स बिटवीन वेरियस टायर्स, ठीक है। तो ये जो यहाँ से इनकम मिलती है ड्यूटीज़ से, टैक्सेस से, टोल्स से, फीस से, इनको कैसे एलोकेट करता है ये स्टेट, ये भी देखना होगा। इसके बारे में भी रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन करेगा।
टैक्सेस टोल्स फीस असाइन्ड टू पंचायत्स, यानी पंचायत कौन कौन से टैक्सेस कौन कौन से टोल्स एंड फीस कलेक्ट कर सकता है या अपने लिए खर्च कर सकता है, तो इसके लिए रिकमेंडेशंस कौन देगा? फाइनेंस कमीशन। ग्रांट इन एड्स, इसके लिए भी फाइनेंस कमीशन, यानी स्टेट कौन कौन से ग्रांट्स फाइनेंस इन पंचायत को देगा, तो वो भी रिकमेंडेशंस कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन। सो दिस फाइनेंस कमीशन shall be constituted every 5 years by the state government, and this is also provided by the 73rd Constitutional Amendment Act. इसके बाद देखेंगे ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। जो भी अकाउंट्स होते हैं पंचायती राज बॉडीज़ के, उनका ऑडिट को होगा कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक प्रोविजंस फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पंचायत्स। स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, वो प्रोविजंस बनाएगा कि कौन ऑडिट करेगा, कैसे ऑडिट करेगा, हर कोई लॉ इसके रिलेटेड ये स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। इलेक्शंस, आर्टिकल 243 के आर्टिकल जो है ये डील करता है इलेक्शंस फॉर पंचायत्स। इट एनश्राइन्स द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस ऑफ द पंचायत्स, एंड दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन एक एस्टैब्लिश होना चाहिए और वही स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत्स के लिए इलेक्शंस कंडक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ अहम याद रखनी है कि पंचायत्स के लिए इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करता है, बल्कि पंचायत्स के लिए जो इलेक्शंस है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड दिस स्टेट इलेक्शन कमीशन वुड हैव द पावर टू सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शंस टू द पंचायत्स एंड ऑल्सो प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, द आर्टिकल मेंटेन्स द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि ये जो इलेक्शन कमीशन होगा ये इंडिपेंडेंट होगा, इस पर किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्गन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। एंड इट मेक्स द प्रोविजंस दैट नो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ दिस कमीशन वुड बी रिमूव्ड, एंड ही वुड बी रिमूव्ड ओनली बाय मैनर एंड ऑन सेम ग्राउंड्स एज द जज ऑफ हाई कोर्ट। जिस तरीके से एक जज ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि जुडिशरी भी इंडिया में जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट होगा, और इलेक्शन कमीशन जो है स्टेट का, उसके मेंबर को भी वैसे ही या इलेक्शन कमिश्नर को वैसे ही रिमूव किया जाएगा जैसे एक जज ऑफ हाई कोर्ट को रिमूव किया जाता है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और इस पर किसी भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। एंड द इलेक्शन कमिश्नर इज टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। The terms and conditions of office of the election commissioner have also to be decided by the governor. गवर्नर ही इलेक्शन कमिश्नर के टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑफिस के कंडीशंस, बाकी चीज़ें यही गवर्नर डिसाइड करेगा। अब अगर इलेक्शंस के रिलेटेड, पंचायत इलेक्शंस के रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो कोर्ट्स के पास कोई पावर ऐसा नहीं है कि इस डिस्प्यूट को सेटल कर सके। ठीक है, बल्कि ये डिस्प्यूट जो है ये एक इलेक्शन पिटिशन के ज़रिए हल होगा। ठीक है, और वो पिटिशन उस अथॉरिटी के पास फाइल की जा सकती है जिस अथॉरिटी को स्टेट लेजिस्लेचर ने इस काम के लिए प्रेस्क्राइब किया होगा। ठीक है, तो एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो डिस्प्यूट है, अगर कोई भी डिस्प्यूट इलेक्शंस के रिलेटेड अराइज होता है, पंचायत इलेक्शंस के रिलेटेड अराइज होता है, तो कोर्ट्स के पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि वो इस डिस्प्यूट को सेटल कर सके, बल्कि इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी बनाएगी, ऐसी एक ट्राइब्यूनल या कोर्ट बनाएगा जो इस डिस्प्यूट को सेटल कर सकेगा थ्रू एन इलेक्शन पिटिशन। ये एक इलेक्शन पिटिशन के जरिए से हल होगा। इसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। प्रोविजंस ऑफ पंचायत्स शैल बी एप्लीकेबल टू द यूटीज इन द सेम वे एज इन केस ऑफ स्टेट्स। यूटीज पर भी इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो यूटीज पर भी वैसे ही एप्लीकेबल होंगे जैसे स्टेट्स पर एप्लीकेबल होंगे। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, द प्रेसिडेंट बाय ए पब्लिक नोटिफिकेशन में मेक एनी मॉडिफिकेशन इन द एप्लीकेशंस ऑफ एनी पार्ट। ठीक है, तो कोई भी जो आर्टिकल होगा, कोई भी प्रोविजन जो होगा, उसमें प्रेसिडेंट यूटीज़ के रिलेटेड कोई चेंज भी ला सकता है। ये प्रेसिडेंट के पास पावर वेस्ट किया गया है। ठीक है, एंड एग्जेम्प्टेड एरियाज एंड स्टेट्स, कुछ एग्जेम्प्टेड एरियाज एंड स्टेट्स भी हैं जिन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। देखिए फॉर एग्जांपल पार्ट 9th में जो ये दिया गया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जो जिसने पार्ट 9th ऐड किया है, ये पार्ट 9th कहीं कहीं जगहों पे एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल एंटायर स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, 3 स्टेट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, इन स्टेट्स पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता।
और जो मणिपुर डिस्ट्रिक्ट hilly areas in the state of Manipur for which district councils exist. मणिपुर के वो हिली एरियाज जिनके लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एग्जिस्ट होते हैं, उन एरियाज पे भी ये पार्ट जो है, ये एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता. Further, the district level provisions shall not apply to the hill areas of district Darjeeling of West Bengal. ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोविजंस है इस डिस्ट्रिक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, विच अफेक्ट द दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल. ठीक है. द रिजर्वेशन प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू अरुणाचल प्रदेश. जो रिजर्वेशन प्रोविजंस हैं वुमेन के लिए, एससीज एसटीज के लिए जो रिजर्वेशन प्रोविजंस है वो अरुणाचल प्रदेश में एप्लीकेबल नहीं होंगे. खाली वो प्रोविजंस रिजर्वेशन के, बाकी सारे प्रोविजंस अरुणाचल प्रदेश में एप्लीकेबल होंगे, लेकिन रिजर्वेशन प्रोविजंस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे. बार ऑन इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स, आर्टिकल 243O, ये लास्ट आर्टिकल है, इसका लास्ट पार्ट है इसका. इट बार्स द कोर्ट्स टू इंटरफेयर इन द पंचायत मैटर्स. देखिए हमने ऊपर भी पढ़ा कि अगर पंचायत के रिलेटेड, इलेक्शंस के रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो कोर्ट्स के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो इस मैटर को, इस इशू को रिजॉल्व कर सकें. ठीक है, तो कोर्ट्स किसी भी मामले में यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकते. द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू सच कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन बी क्वेश्चनड, कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन अ कोर्ट. कोई भी मसला हो, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स हो, इलेक्शंस के रिलेटेड कोई हो, तो वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है. एंड नो इलेक्शंस टू एनी पंचायत, ये हमने ऊपर भी पढ़ा कि ये किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटिशन, और वो इलेक्शन पिटिशन उस अथॉरिटी के पास पेश की जाएगी जिसको स्टेट लेजिस्लेचर ने उस मैटर के लिए, उस इशू के लिए प्रेस्क्राइब किया हो. तो दोस्तों ये था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. एंड सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्त जो हैं वो पहले से ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो स्टार्टिंग में कुछ कमिटीज़ भी बनी थी, लाइक बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, तो वो कमिटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जितना हमने पढ़ाया है दिस मच इज़ सफिशिएंट फॉर यू. सो फ्रेंड्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीट द इंडियन पॉलिटी सेक्शन. इसके बाद जो पोर्शन आएगा वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट करवाएंगे. तो इसके साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारी ई बुक है इंशाल्लाह वो कल या परसों हम लॉन्च करेंगे, तो वो आप लीजिए, वो उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी. अल्लाह हाफिज़.